हेलो 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 साहब, मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपसे। मुनीष सर प्लीज शुरू करें सर। ठीक ठीक है, मुझे होस्ट बना दीजिए। मैं बन गया आप सर होस्ट है। ठीक है, ओके। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अपना। स्क्रीन विजिबल है अभी? यस सर। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा सेशन है वो केमिकल सेफ्टी पे रहेगा पूरा, और इसमें मेनली हम 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि केमिकल सेफ्टी अपने आप में बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है। बट जो हमारा एजेंडा था, सबसे पहला तो MSDS यानी कि सेफ्टी डेटा शीट, जो 16 सेक्शन वाला सेफ्टी डेटा शीट है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए रेलेवेंट है। दूसरा, हम इसके अंदर SDS के अंदर कुछ टर्म्स का यूज होता है, TLV, TWA, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट्स, ये सब क्या है, इनकी डिटेल्स भी हम सेफ्टी डेटा शीट को समझते हुए डिस्कस करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप म्यूट। हाँ, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछ सकते हैं। लास्ट में वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथ साथ कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते चलेंगे तो अच्छा तरीका लगता है मुझे। बाकी आपकी चॉइस है, आप लास्ट में भी पूछना चाहें तो लास्ट में भी पूछ सकते हैं। और सेफ्टी डेटा शीट के बाद हम बात करेंगे GHS लेबलिंग क्या होता है। कुछ पिक्टोग्राम्स के थ्रू हम केमिकल के हैजार्ड्स को समझ सकते हैं, वो पिक्टोग्राम कौन से हैं। GHS भी बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन हमारा फोकस पिक्टोग्राम्स पे रहेगा। और उसके बाद एक लेबलिंग आती है, NFPA 704 लेबलिंग। ये 3 चीजें हम थोड़ा सा डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें, वो है सेफ्टी डेटा शीट। ये बीच बीच में एनोटेट हो गया है शायद, किसी ने किया है। आई थिंक दिस कैन बी डिलीटेड। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसका रेलेवेंस है। और ये आप सभी को पता है कि केमिकल जो है हमारे कई तरीके के हैजार्ड्स होते हैं, उन बेसिक डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। इसमें फिजिकल हैजार्ड्स हमारे इनहेलेशन के थ्रू हो सकते हैं, स्किन इरिटेशन के थ्रू हो सकते हैं। तो कई तरीके से हम केमिकल के एक्सपोजर में आते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से होता है। तो इसीलिए केमिकल सेफ्टी को समझना जरूरी है कि जब भी केमिकल से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट होगा, कोई लीकेज होगा, तो कैसे हम उसको हैंडल करेंगे। सेफ्टी डेटा शीट एक तरीके से हमारा मास्टर रेफरेंस पॉइंट होता है उस केमिकल की डिटेल्स को जानने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि केमिकल सेफ्टी के अंदर सबसे जरूरी है सेफ्टी डेटा शीट के कॉन्सेप्ट को समझना। एक तरीके से ये केमिकल का बायोडेटा है, जो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसको रेफर करना है, और उसके अंदर क्या क्या सेक्शंस हैं, जो टर्म्स उसके अंदर यूज हुई हैं उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो हम डायरेक्टली चलते हैं सेफ्टी डेटा शीट के ऊपर। सेफ्टी डेटा शीट एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें केमिकल की सारी डिटेल्स होती है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, ये 16 सेक्शंस के अंदर होगा। सबसे पहला सेक्शन जो है हमारा एक तरीके से वो है आइडेंटिफिकेशन। जो रेलेवेंट स्लाइड्स नहीं है मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सबसे पहला सेक्शन है इसमें इंट्रोडक्शन, या कहें प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। उस प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में हमारा आता है प्रोडक्ट का नेम, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूशन नेम, एड्रेस इंक्लूडिंग देयर फोन नंबर। फिर है इमरजेंसी फोन नंबर, जो कि हम यूज करते हैं जब भी केमिकल से रिलेटेड किसी भी तरीके का इमरजेंसी होगा, चाहे केमिकल लीकेज है, एक्सपोजर है, फायर है,
या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर केमिकल से रिलेटेड आ जाती है तो वो इमरजेंसी फोन नंबर भी मेंशन होता है, और रिकमेंडेड यूज क्या है, रेस्ट्रिक्शन अगर कुछ है तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो फर्स्ट सेक्शन हमारा बड़ा सिंपल है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है। आप सैंपल भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है यहाँ पे, इथाइल एसीटेट का ये फर्स्ट सेक्शन का स्नैपशॉट इसमें कैप्चर किया गया है। फिर उस तरीके से सेकंड सेक्शन है हमारा हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन से। हैजार्ड हम सभी को क्लियर है कि क्या होता है। हैजार्ड इज ए सिचुएशन कि वो किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करेगा। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं किसी केमिकल की, उसमें किस तरीके का खतरा है, फ्लेमेबल है, एक्सप्लोजिव है या क्या है, उस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारी सेकंड सेक्शन में होगी। हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन इस सेक्शन का नाम है। आप देख सकते हैं कि इसमें पिक्टोग्राम दिखाए गए हैं कुछ। इन पिक्टोग्राम्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसको हम GHS लेबलिंग के अंदर कंसीडर करते हैं। ये UN का सिस्टम है GHS लेबलिंग, उसकी डिटेल है हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स में। बट अभी सेक्शन 2 का रेलेवेंस है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन की सारी इंफॉर्मेशन उस केमिकल की लेके आना। हैजार्ड सिंबल अगर कोई है, उससे रिलेटेड कोई रिस्क इंटीग्रेटेड है तो वो भी इसके अंदर डिटेल आ जाएंगे, और कोई प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट्स हैं तो वो भी इसके अंदर मेंशन होगी। So this section also shows the label, pictograms and give any other information related to hazards of the product. So that is there in the second section of the chemical. Munish sir, I Next, had a question. Munish sir, I had a question here. What is R phrases and S phrases? मतलब डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में elaborate करेंगे। R phrases and S phrases क्या होते हैं? Okay. So R phrases और risk phrases जो है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन के अंदर कवर होते हैं। R phrases है हमारा रिस्क phrases, और S phrases में आता है सेफ्टी phrases। रिस्क, हैजार्ड्स और सेफ्टी में क्या डिफरेंस है, अगर उसकी डिटेल्स में हम जाएं तो रिस्क होता है कि उस केमिकल हैजार्ड की वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि R36 इरिटेटिंग टू आईज ये मेंशन है। अब ये जो कोडिंग दिया है इसके अंदर रिस्क फ्रेजेस के अंदर और सेफ्टी फ्रेजेस के अंदर, ये यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग ये कोडिंग दिया हुआ है। तो रिस्क और सेफ्टी फ्रेजेस के अंदर हमारा जो मेन डिफरेंस है, सेफ्टी फ्रेजेस के अंदर हमारी प्रिकॉशंस आ जाती हैं, और रिस्क फ्रेजेस के अंदर पर्टिकुलर क्या इम्पैक्ट कर सकता है ह्यूमन बॉडी को, या उसका रिजल्टेंट क्या है। अगर कोई हैजार्ड है उस केमिकल के अंदर, जैसे एक्सप्लोजिव हैजार्ड है, तो वो किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट करेगा, वो हमारा रिस्क फ्रेज में मिलेगा। इससे ज्यादा डिटेल मुझे भी और चेक करना पड़ेगा कि ये नंबरिंग किस तरीके से दी जाती है और इसका क्या रेलेवेंस है नंबरिंग का, वो डिटेल मेरे को चेक करना पड़ेगा। वो मैं बता सकता हूँ। हाँ, अगर एक्चुअली किसी यस। को आइडिया है तो वो शेयर कर सकते हैं। हाँ, मेरे को S33 जैसे इन्होंने सेफ्टी फ्रेज में S33 दिया है, टेक प्रिकॉशनरी मेजर अगेंस्ट द स्टैटिक डिस्चार्ज। तो मतलब S33 ही क्यों है, और इसका कितना मतलब टोटल लिस्ट क्या है, इसकी कोई लिस्ट है, एप्लीकेबिलिटी कोई लिस्ट की कोई एप्लीकेबिलिटी है, तो ये हाँ, कैसे हम कुछ आइडेंटिफाई कोडिंग करते है इसकी डिटेल मुझे नहीं है क्लियर, वो मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ। अगर हैं? हमारे पार्टिसिपेंट में से कोई है जो शेयर कर सकता है तो इट इज ओपन टू एवरीवन, यू कैन शेयर रिस्क फ्रेजेस एंड सर मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास है, मैं शायद शेयर कर दूंगा, बट इसके जो रीजन है या वो नहीं क्लियर है। लिस्ट है मेरे पास आर की, एच की और इन दोनों पी की, आर और एस की। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक इसकी डिटेल हम चेक कर सकते हैं। दिस इज गुड। राइट सर। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कंपोजिशन और इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि लास्ट हमारे डिस्कशन में भी आया था, ये कैस नंबर क्या होता है, CAS नंबर। इसकी डिटेल में मैं थोड़ा सा गया इस सेशन की प्रिपरेशन के लिए, और उसको समझने के बाद ये समझ में आया कि CAS जो नंबर है एक तरीके से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है केमिकल का। इसको हम बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर है ये, जो कि कैस की एक वेबसाइट है, ग्लोबल वेबसाइट, वहां पे हम उस नंबर से सर्च कर सकते हैं। और वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करके भी बता देता हूँ, सो दैट एवरीवन इज क्लियर अबाउट दैट। लेट मी शेयर माय फुल स्क्रीन फॉर दिस। ठीक है, कैश नंबर की जो मैंने लिंक यहाँ पे हाईलाइट किया है ना, अगर आप इस लिंक को चेक करेंगे
किसी जगह पे तो आप CAS नंबर के थ्रू उस केमिकल तक पहुंच जाएंगे जो केमिकल आपको चाहिए। जैसे हमारा एक एग्जांपल के लिए एक MSDS यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, मिथेनॉल, और इसका हम देखते हैं CAS नंबर क्या है, सेक्शन नंबर जो दिया हुआ है इसका हैजार्ड के बाद सेक्शन नंबर 3 में होना चाहिए, ये रहा। इसका CAS नंबर है 67561। ठीक है, अब अगर हम किसी को सिर्फ CAS नंबर देते हैं कि 67561, तो इस नंबर के थ्रू हम उस केमिकल की एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स क्या है, उस केमिकल की पूरी डिटेल हम पता लगा सकते हैं केवल इस नंबर के थ्रू। ये यूनिक नंबर है और ये CAS का जो ग्लोबल वेबसाइट है उसके ऊपर ये पूरा अवेलेबल होता है। अब इस नंबर से हम कहाँ पहुंचे हैं, मिथेनॉल पे पहुंच गए हैं। तो ये जो नंबर है 67561, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि मिथेनॉल को दिया गया है। और फिर हम इसकी फर्दर डिटेल में जा सकते हैं कि क्या है ये केमिकल कंपोजिशन इसकी और ये सब क्या है। तो कैस नंबर का रेलेवेंस है हमारा केमिकल आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड, इसको हम बोलते हैं केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज। ठीक है, अगर हमें बहुत सारे केमिकल्स कई बार प्रिक्योर करने होते हैं तो ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन से ब्रांड में क्या कंपोजिशन होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो हम कैस नंबर से केमिकल्स भी परचेज कर सकते हैं। देन सेक्शन 4 है हमारा फर्स्ट एड मेजर्स, और फर्स्ट एड मेजर ही एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो हम सबको पता होना चाहिए, हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी अपनी लोकेशंस पे। जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी केमिकल एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई फर्स्ट एड मेजर्स, कोई इंसिडेंट अगर हो जाता है केमिकल से रिलेटेड, तो उस केस में हमें कौन से फर्स्ट एड मेजर्स लेने हैं, तो वो सारी डिटेल हमारी सेक्शन 4 में मिलेगी। अक्सर ऑडिट्स में हम बोलते हैं कि आपके यहाँ पे सेफ्टी डेटा शीट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले करें, तो सेक्शन 4 हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाता है। अगर आपको MS सेफ्टी डेटा शीट की इंफॉर्मेशन की समरी को डिस्प्ले करना है, तो यहाँ से वो इंफॉर्मेशन निकाल के डिस्प्ले किया जा सकता है। सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 5 है फायर फाइटिंग मेजर्स। अगर फ्लेमेबल केमिकल्स है तो उस केमिकल की से रिलेटेड फायर फाइटिंग किस तरीके से होगी, कौन सा एक्सटिंग्विशिंग मीडिया सबसे अच्छे तरीके से काम करेगा, वो सारे इंफॉर्मेशन हमारी सेक्शन 5 में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फायर फाइटिंग मेजर्स। ये सेफ्टी डेटा शीट के अंदर मैं एक सैंपल में आपको दिखा भी दूंगा कि ये किस तरीके से आते हैं ये सारे सेक्शंस। सो इसमें कोई स्पेसिफिक फायर फाइटिंग में अगर कोई स्पेशल कंसिडरेशन हमें लेना है तो वो भी हमें इसमें मिल जाता है। फायर फाइटर्स के लिए कोई स्पेशल एडवाइस है तो वो भी इस सेक्शन के अंदर दी जाती है। मनीष सर, हाँ जी। मैं जस्ट मतलब जानना चाह रहा था, यहाँ पे किसी ने मतलब अभी ऑर्गेनाइजेशंस में इतने सारे हमारे यहाँ कैंडिडेट्स हैं, हमारे पास हमारे कलीग्स हैं, तो किसी ने अभी HRA किया है कभी, HRA हेल्थ रिस्क असेसमेंट? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से कोई मेरे कलीग हैं हमारे, मतलब कोई भी होंगे, तो किसी ने HRA किया है कभी? हेल्थ रिस्क असेसमेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया एक डॉक्टर के साथ, डायरेक्टली तो नहीं किया मैंने। मतलब हेल्थ रिस्क असेसमेंट की टीम का मैं पार्ट रहा हूँ। अच्छा, तो हेल्थ रिस्क असेसमेंट में मतलब जब हम बात करते हैं आर फ्रेजिस और एस फ्रेजिस की, तो वहां पे म्यूटाजेंस और रेप्रोटॉक्सिक, और ये जो बात करते हैं ना किसी भी केमिकल्स की क्वांटिटी की, कि कितना रेप्रोटॉक्सिक है या कितना म्यूटाजेनिक इम्पैक्ट है उसका हेल्थ के ऊपर, तो हेल्थ रिस्क असेसमेंट में हम आर फ्रेजिस और एस फ्रेजिस की बात करते हैं इंपॉर्टेंटली। ओके। तो मेरे को यही जानना था कि किसी ने अगर हेल्थ रिस्क असेसमेंट किया तो थोड़ा सा हम जान पाएंगे मतलब एस फ्रेजिस और आर फ्रेजिस की डिटेल्ड में, क्योंकि ये MSDS का पार्ट रहता है, बट हम लोग ना मिस कर देते हैं इस चीज को और इग्नोर कर देते हैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, कि आर फ्रेजिस और एस फ्रेजिस को हम छोड़ के नेक्स्ट बढ़ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे, और अदर देन फर्स्ट एड प्रॉपर्टीज पे, है ना, इन चीजों पे हम फोकस करते हैं, बट एस फ्रेजिस और आर फ्रेजिस को मिस कर देते हैं। हाँ, इसके डिटेल्स को एक्सप्लोर कर लेंगे, और ये अच्छा क्वेश्चन है, उसकी कोडिंग भी है मुझे लगता है कुछ, वो डिटेल्स। Yes, coding is there. Yes, definitely, list is there actually. तो उसमें एस फ्रेजिस एंड आर फ्रेजिस है। तो हेल्थ रिस्क असेसमेंट करने के बेसिस, जब भी हमें हेल्थ रिस्क असेसमेंट करना होता है ना, तो हमें एस फ्रेजिस और आर फ्रेजिस चाहिए होते हैं, तो इसीलिए वो हमें MSDS को रेफर करना पड़ता है।
ड्यूरिंग हेल्थ रिस्क असेसमेंट। हेल्थ रिस्क असेसमेंट, ओके। यस यस ठीक है। यस। नेक्स्ट सेक्शन एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स हैं, और ये भी वो सेक्शन है सेक्शन 4 के बाद जिसको हम समरी ऑफ सेफ्टी डेटा शीट में इंक्लूड कर सकते हैं डिस्प्ले के लिए। इसके अंदर हमारे अगर केमिकल्स लीक हो जाते हैं, चाहे वो गैसेस केमिकल है या लिक्विड केमिकल है, तो उस केस में हमें किस तरीके से उसको अटेंड करना है, कैसे उसका क्लीन अप होगा। बेसिकली स्पिल कंट्रोल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। अगर लीकेज होगा तब हमें क्या करना है, स्पिल होगा तब हमें क्या करना है, वो सारे इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स के अंदर। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम समरी ऑफ सेफ्टी डेटा शीट के थ्रू अगर हमें डिस्प्ले करना है, जहाँ पे हैजार्डस केमिकल्स होते हैं स्पेशली, वहां पे हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। सेक्शन 4 सेक्शन 6। देन हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ये भी वो इंफॉर्मेशन है जो डिस्प्ले की जा सकती है। 4 सेक्शंस हैं ऐसे जो डिस्प्ले किए जा सकते हैं समरी ऑफ सेफ्टी डेटा शीट के अंदर। थर्ड हमारा है हैंडलिंग एंड स्टोरेज, किस तरीके से हम केमिकल को हैंडल करेंगे और कैसे उसकी स्टोरेज होनी चाहिए, टेम्परेचर कंडीशंस किस तरीके की होंगी, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड अगर कुछ इंफॉर्मेशन है, सनलाइट से अगर हमें उसको सेफ रखना है, किस तरीके का कंटेनर होना चाहिए, वो सारे इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी हैंडलिंग एंड स्टोरेज के अंदर सेक्शन 7। सेक्शन 7 के बाद है सेक्शन 8 जो कि एक्सपोजर कंट्रोल से रिलेटेड है, और इसी सेक्शन से कुछ ऐसे क्वेश्चंस ट्रिगर हो सकते हैं कि ये टीएलवी क्या है, उसकी थोड़ी सी डिटेल मैंने कवर करने की कोशिश करी। इसके अंदर आपको एक्सपोजर लिमिट्स की वैल्यूज मिलेंगी। अब एक्सपोजर लिमिट्स को हमें समझना होगा, अगर हमें केमिकल सेफ्टी को समझना है तो वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या होती है, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट क्या है, टाइम वेटेड एवरेज वैल्यू क्या होती है, इसकी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बट सेक्शन 8 डेडिकेटेड है एक्सपोजर कंट्रोल्स और पर्सनल प्रोटेक्शन से रिलेटेड। एक ह्यूमन बॉडी में कितना एक्सपोजर अलाउड है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो अब हम समझते हैं एक्सपोजर वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा डिटेल। सबसे पहले एक टर्म यूज होती है, वो है परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। अब परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट पीईएल एक ना लीगल वर्ड है, और लीगल मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का लीगल वर्ड है, ठीक है। अब परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट उनके ओशा की रेगुलेशंस के अंदर, ओशा क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक डिपार्टमेंट है। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पब्लिश करते हैं अलग अलग लॉज और रेगुलेशंस की फॉर्म में। तो परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट वर्ड जो यूज हुआ है वो ओशा रेगुलेशन में यूज हुआ है, और उसकी जो अगर हमें देखना है कि क्या लिमिट होगी एक्सपोजर की, उसकी अलग अलग टर्म्स यूज होती हैं। वो सबसे पहली और सबसे कॉमन जो टर्म है वो है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, टीएलवी। अब टीएलवी और बाकी सब क्या होता है ये समझते हैं हम इसको डिटेल में। पीईएल सबको क्लियर हो गया कि ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी है ओशा के थ्रू। अब टीएलवी क्या है उसको समझते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। टीएलवी जो है एक रजिस्टर्ड टर्म बोल सकते हैं, जिसको अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट ACGIH ने इसको रजिस्टर किया है टर्म को। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू का जब भी हम वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो ACGIH की हम बात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में जब भी TLV का नाम आएगा तो ACGIH की अब लेटेस्ट आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी केमिकल का एक्सपोजर, और केमिकल ऐसा जो कि एयरबोर्न केमिकल है और एयर के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू हमें इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक इंडस्ट्री है जहाँ पे केमिकल्स का रेगुलर यूज होता है, और उस रेगुलर यूज का मतलब क्या है, 5 days इन ए वीक, 8 hours पर डे, यानी कि 40 hours तक 8 hours का जो हमारा शिफ्ट होता है, अगर किसी केमिकल को हमें रेगुलरली एक्सपोजर लेना है तो वो कितना हम ले सकते हैं, कितना हमारा सेफ लिमिट है, यानी कि ये एक ऐसी मैक्सिमम लिमिट है जिससे ज्यादा अगर हम केमिकल एक्सपोजर लेते हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है अलग अलग तरीके से। तो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू इस्टेब्लिश करता है एक ऐसा रीजनेबल लेवल जो कि एक वर्कर या एक पर्सन
रिपीटेडली एक्सपोज हो सके जिस लिमिट तक। अगर इससे ज्यादा लिमिट रिपीटेडली एक्सपोजर में आ जाते हैं तो वो डेंजरस हो सकता है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू इज ए काइंड ऑफ ए वैल्यू वेयर इन वी कैन गेट एक्सपोजर ऑफ दैट केमिकल रेगुलरली। और रेगुलरली का डेफिनेशन क्या है? 5 days in a week and 8 hours per day। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। अब इसकी फर्दर डिटेल्स में जाते हैं, इसकी और क्या डिटेलिंग हो सकती है। इसमें है हमारा टाइम वेटेड एवरेज, जिसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपोजर ओवर द कोर्स ऑफ एन 8 hours वर्क शिफ्ट, TWA इसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर हमें शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की बात करें उस केमिकल की, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन को केवल मैक्सिमम 15 मिनट का कोई टास्क करना है ऐसे एरिया में, तो वो मैक्सिमम कितना एक्सपोजर झेल सकता है या मैक्सिमम कितना एक्सपोजर उसको अलाउड है। अब मुझे आप ये बताओ कि TWA और STEL में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? जो लॉजिक मैंने आपको बताया है TWA और STEL, वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की बात कर रहे हैं। रेगुलर एक्सपोजर किसी केमिकल का आप इसको इस तरीके से समझिए कि शॉर्ट टर्म को मैं रूटीन में, हाँ शॉर्ट टर्म को मैं ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक टाइप का शॉकिंग मतलब हमें एक एटमॉस्फेयर मिलता है जिसमें भी हम 15 मिनट्स के लिए अगर एक्सपोज होते हैं तो दैट विल बी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। करेक्ट। और ये जितनी भी लिमिट है ना, ये मैक्सिमम लिमिट होती हैं। इस मतलब इससे इसको क्रॉस किया तो वो डेंजरस है। हाँ जी, एग्जांपल दिखाते हैं जो आप स्लाइड दिखा रहे थे, मिथेनॉल का दिखा रहे थे, दिखाते उसमें क्या लिखा है। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार। पहले एक बार वैल्यूज को समझ लेते हैं। मैं सेफ्टी डेटा शीट के अंदर दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से मेंशन होती है। तो सेफ्टी डेटा शीट के अंदर मैं जैसे दिखा देता हूँ TWA और ये STEL किस तरीके से मेंशन होगा। हम इसी के सेक्शन में जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मिथेनॉल का जो स्टैंडर्ड एक्सपोजर लिमिट लिखा है वो है 250 ppm STEL। ठीक है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट जो है ACGIH के अकॉर्डिंग 250 ppm है, लेकिन TWA कितना है? 200 ppm। यानी कि अगर हम बात करें एक ऐसे पर्सन की जिसको रेगुलरली उस केमिकल से एक्सपोज होना है डेली, तो वो 200 ppm ही अलाउड है। लेकिन कोई शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म का मीनिंग है 15 मिनट के लिए, तो उसके लिए 250 ppm तक अलाउड है। मिथेनॉल का है ये एग्जांपल जो आप देख रहे हैं। और देखो अलग अलग अथॉरिटीज की लिमिट अलग हो सकते हैं। यहाँ नियोश की लिमिट भी दी हुई है। नियोश बोलता है कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट आपका मिथेनॉल का 325 है। तो ये कंट्री स्पेसिफिक चेंजेस हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन नहीं, सॉरी, कंट्री टू कंट्री ये लिमिट चेंज हो सकती हैं। हर किसी कंट्री का अपना तरीका है स्टैंडर्ड्स को और लिमिट्स को डिफाइन करने का, तो वो चेंजेस हो सकते हैं कंट्री स्पेसिफिक। बट ग्लोबली जो सबसे ज्यादा फॉलो होता है, सबसे स्ट्रिंजेंट जो माना जाता है वो है ACGIH, अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट। अब सीलिंग वैल्यू क्या होती है? सीलिंग वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइम में वो लिमिट तो कभी क्रॉस होना ही नहीं चाहिए। अगर वो लिमिट क्रॉस हो गया, इसका मतलब वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। यानी कि ये हाईएस्ट लिमिट है कि किसी भी सूरत में वो लिमिट ना पहुंचे केमिकल की एक्सपोजर की। एट नो टाइम शुड दिस एक्सपोजर लिमिट बी एक्सीडेड। सीलिंग वैल्यू ये फाइनल है, इसके ऊपर कहीं नहीं जा सकते हम। मैक्सिमम सीलिंग वैल्यू है ये। अब एक टर्म और यूज होता है जो कि ओशा से और इन सब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अक्सर वो केमिकल से रिलेटेड यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं IDLH, इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड डेथ। ये एक ऐसा वैल्यू है कि इसको क्रॉस कर दिया तो वो फेटल और इमीडिएटली बहुत सीवियर इम्पैक्ट कर सकता है ह्यूमंस को। IDLH उसको हम बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड लिमिट को समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि
क्या होता है कि केमिकल की अगर हम टॉक्सिकोलॉजी की डिटेल में जाएं तो उसमें ना कुछ डोज और रिस्पॉन्स के ग्राफ बनते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने 10 ग्राम केमिकल का एक्सपोजर लिया है, मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, तो 10 ग्राम से अगर हमारी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि 11 और 12 ग्राम पे जाते वो इतना इम्पैक्ट कर दे। हमारे इम्पैक्ट की वैल्यू को अगर हम रिस्पॉन्स वैल्यू में काउंट करें तो एक एक्स एक्सिस पे हम डोज लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं रिस्पॉन्स, कि 10 ग्राम पे अगर हमारी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है तो जैसे 11 और 12 ग्राम पे हम पहुंचे तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करे। किस रेंज में हमारा वो ग्राफ बढ़ेगा उस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमारा एस वैल्यू यानी कि रिस्पॉन्स वैल्यू, सॉरी, रिस्पॉन्स वैल्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। तो वो टॉक्सिकोलॉजी की थोड़ी सी डिटेल हो जाती है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका एक्सपोजर पे कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि अगर इससे कम रहेगा तो रेगुलर एक्सपोजर से भी कुछ नहीं होगा। तो ये वो वैल्यू मानी जाती है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। आई थिंक ये क्लियर हो सर गया आपके होगा। पास 54 स्लाइड है? क्या चीज? सर आपके पास 54 स्लाइड है, अभी तो 14 स्लाइड पे पहुंचे हैं। वो स्लाइड्स ऐसे हैं जिसको मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ जल्दी से, ठीक है। ओके प्लीज कंटिन्यू। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा जरूरी था इसलिए इस पे टाइम लिया। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल की क्या होंगी, वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैसियस है, कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, वो सारी डिटेल हमारे इस सेक्शन में होती है। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी की इंफॉर्मेशन हमारी सेक्शन 10 में दी जाती है, यानी कि कितना स्टेबल है वो केमिकल। स्टेबल का मतलब ये है कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि अगर उसको हम सनलाइट में रख देते हैं या ओपन में रख देते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है, स्टेबल नहीं होते। कुछ केमिकल स्टेबल होंगे, तो वो इंफॉर्मेशन हमारी सेक्शन 10 में होती है सेफ्टी डेटा शीट के अंदर। टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेक्शन 11 में होगी। और टॉक्सिकोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये भी एक तरीके से एक्सपोजर से रिलेटेड है। इसको हम LD50 और LC50 की टर्म में ज्यादातर देखते हैं सेफ्टी डेटा शीट के अंदर। LD50 और LC50 क्या होता है कि जैसे कि आई थिंक लास्ट उसमें धीरेन्द्र जी ने भी बताया था, ये LD50 यानी कि लीगल डोज एक ऐसी डोज है जिससे कि 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए टेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी कि जब इस लिमिट को बनाया जाता है तो टेस्टिंग होती है ग्रुप ऑफ एनिमल्स पे। ये एक ऐसा डोज है जिसपे 50% एनिमल्स की डेथ हो जाती है, टेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स की। और LC50 यानी कि वो लीगल कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हम केमिकल की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम डोज की यानी कि उसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो ये LD50 और LC50 की जो डिटेल्स है वो सेक्शन 11 में मिलेगी, टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सेक्शन 12 हमारा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि एनवायरमेंटल कुछ इम्पैक्ट कर सकता है अगर वो केमिकल, किस तरीके से वो डिग्रेड होगा, कैसे वो बायो एक्यूमुलेशन क्रिएट कर सकता है, वो सारा डिटेल्स हमारा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में होता है। फिर सेक्शन 13 है डिस्पोजल कंसिडरेशन, कैसे हम उस केमिकल को डिस्पोज करेंगे अगर केमिकल वेस्ट हो जाता है तो। इंडिया में केमिकल के डिस्पोजल से रिलेटेड बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो वो सारी इकोलॉजिकल डिस्पोजल रिक्वायरमेंट्स मेंशन होते हैं कि कौन से लॉ के अकॉर्डिंग किस तरीके से उसको डिस्पोज करना है। बेसिकली इंडिया की अगर हम बात करें तो ये हैजार्डस वेस्ट की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं और हैजार्डस वेस्ट के लिए इंडिया में रिक्वायरमेंट्स हैं ऑलरेडी डिफाइंड। सेक्शन 14 है ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन में किस तरीके से हम उस केमिकल को आइडेंटिफाई, लेबलिंग किस तरीके से होगी उसकी। अब इसके लिए क्या है कि UN नंबर होता है हर एक केमिकल का। UN नंबर बेसिकली केमिकल की ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है और ये 4 डिजिट न्यूमेरिकल नंबर होता है। ओके, तो ये 4 डिजिट का एक नंबर है जो कि हैजार्डस मटेरियल को आइडेंटिफाई करता है।
जैसे आपका हो गया UN 1516। अब 1516 एक ऐसा यूनिक नंबर होगा और ये बेसिकली हैजार्डस केमिकल्स के लिए होता है, जिसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं उन कंटेनर्स पे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं। तो ये शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारे डिटेल आपको इस सेक्शन 14 में मिल जाएगी। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन अगर कुछ है तो वो इसमें मिलता है सेक्शन 15 में, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो रह गई है वो सब सेक्शन 16 में होती है। तो ये हमारा 16 सेक्शन का एक MSDS मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। ओके, एक सैंपल MSDS मैंने खोला हुआ है, बहुत सारे MSDS हैं वैसे, बोलने में MSDS आता है लेकिन एक्चुअली में ये सेफ्टी डेटा शीट है अभी, क्योंकि पुराना नाम इसका मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट था। सेक्शन 1, फिर सेक्शन 2 में पिक्टोग्राम आ गए, सेक्शन 3 में हमारा कैस नंबर और ये रेफरेंस नंबर आ गया। 4 फर्स्ट एड मेजर्स, सेक्शन 5 फायर फाइटिंग मेजर्स, सेक्शन 6 एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, सेक्शन 7 हैंडलिंग एंड स्टोरेज, सेक्शन 9 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फ्लैश पॉइंट वगैरह सब होता है इसके अंदर। सर ये जो पिक्टोग्राम का जो सिंबल लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? क्योंकि मैंने बहुत GHS सारे लेबलिंग, केमिकल में अलग-अलग टाइप GHS लेबलिंग, मैं उस पे आऊंगा अभी, मैं टाइम थोड़ा सा लूंगा आपका, क्योंकि डिस्कशन हम साथ साथ करें तो लास्ट में वो कम नहीं सर, जरूरत टाइम तो हमें आपसे चाहिए, प्लीज कंटिन्यू। सेक्शन 10 स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, सेक्शन 11 में टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये पूरा मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन होती है। सेक्शन 12 में इकोलॉजिकल और 13 में डिस्पोजल कंसिडरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। जैसे ये UN नंबर है इसका 1230, मिथेनॉल का UN नंबर 1230 है। ट्रांसपोर्टेशन में कंटेनर्स पे डिस्प्ले होता है ये, और हैजार्डस केमिकल्स के लिए होगा। इंटरनेशनल शिपिंग होती है तब भी इसका रेलेवेंस आ जाता है। तो ये सारे सेक्शन है हमारे 16 में अदर इंफॉर्मेशन, और ये हमारा MSDS कंप्लीट हो गया। ठीक है, MSDS या सेफ्टी डेटा शीट अभी आपको क्लोज हो गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ अभी कल गोयल साहब बोल रहे थे कि पहले जो डेटा शीट होती थी, सेफ्टी डेटा शीट, उसमें 10 पॉइंट्स होते थे। तो अभी ये कौन कौन से 6 पॉइंट नए ऐड हुए हैं जो ये 16 पॉइंट वाला बना है? देखो, पहले भी कवरेज वही होती थी, अभी भी कवरेज वही है, लेकिन क्या किया है कि कुछ सेक्शंस को अलग कर दिया गया है। जैसे हैजार्ड्स की डिटेल्स को उन्होंने सेपरेट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स पहले किसी और सेक्शन में होती थी तो अब उसको उन्होंने अलग कर दिया। तो अब हमारा पर्पस क्या है ये समझना कि कौन से नए ऐड हुए हैं, उससे वो सेग्रीगेशन किया है उन्हीं सेक्शंस का। पहले जो कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन एक ही सेक्शन में थी, अब उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया है। जैसे इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को अलग कर दिया, डिस्पोजल को अलग कर दिया। हो सकता है कि पहले डिस्पोजल और कुछ और इंफॉर्मेशन क्लब करके एक ही सेक्शन में हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले भी सेफ्टी डेटा शीट में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती थी या अभी कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई है, वो नहीं है। इंफॉर्मेशन वही है, उसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका, सेग्रीगेट करने का तरीका डिफाइन कर दिया और उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है। ओके ठीक है, थैंक यू। तो अब GHS लेबलिंग पे आ जाते हैं। और GHS लेबलिंग क्या है, GHS का मतलब क्या, पहले तो ये समझते हैं। ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स डेवलप्ड बाय UN। अब GHS में बहुत सारी डिटेल है, लेकिन हम इसको फोकस करेंगे जो अक्सर हमारे यूज में आते हैं इंफॉर्मेशन, वो है इसके पिक्टोग्राम्स। अभी जो आप में से ही किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ये पिक्टोग्राम्स जो यूज होते हैं, ये क्या इनका रेलेवेंस है। ठीक है, अब वो पिक्टोग्राम आप देख सकते हैं कि इमेजेस इस तरीके से सेलेक्ट की जाती है कि इमेज को देखते ही पता चल जाए कि उस केमिकल का क्या हैजार्ड है। एक तरीके से ये पिक्टोग्राम्स हैजार्ड कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। अब ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई, कई बार अब इंटरनेशनली बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो गया केमिकल्स का शुरू, तो लेबलिंग किसी दूसरी लैंग्वेज में होती थी, उससे किसी को पता नहीं चलता था कि ये क्या केमिकल है, क्या इम्पैक्ट कर सकता है। तब पिक्टोग्राम्स की जरूरत पड़ी, और ऐसे पिक्टोग्राम किसी भी कंट्री में कोई भी केमिकल हो, इस इमेज से ही पता चल जाए कि क्या हैजार्ड हो सकता है उस केमिकल का। और वो हैजार्ड कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सप्लोजिव की इमेज से ही हम पहचान सकते हैं कि ये एक्सप्लोजिव केमिकल है। अगर ऐसा इमेज किसी केमिकल पे लगा होगा तो हमें पता चल जाएगा GHS 01
एक्सप्लोजिव केमिकल है। ठीक है, फ्लेमेबल, फ्लेम बनी होगी और नीचे अंडरलाइन होगी तो ये फ्लेमेबल है। और अगर फ्लेम के बीच में O बना हुआ है तो वो ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है, यानी कि वो हवा से भी रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। केमिकल के उन 29 हैजार्ड्स को उन्होंने पिक्चर दे दी है एक तरीके से। 29 केमिकल के वो कौन कौन से हैजार्ड है? फिजिकल हैजार्ड, एनवायरमेंटल हैजार्ड और हेल्थ हैजार्ड्स। सबको उन्होंने 29 इमेजेस दे दिए और वो इमेजेस को यूज किया जाता है डिस्प्ले करने में। ये GHS हैजार्ड पिक्टोग्राम के अंदर कवर होता है सारा। तो जो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं उन्हीं पिक्टोग्राम्स को यहाँ पे लिया है। GHS 04 है कंप्रेस्ड गैस, आप देख सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कोई प्रेशराइज्ड गैस है उस कंटेनर में, वो सिलेंडर की बात हो रही है। GHS 05 की इमेज से आपको पता चल रहा है देख के ही कि वो क्या है, कोरोसिव केमिकल है, यानी कि वो गला सकता है मेटल को, स्किन को। GHS 06 की इमेज आप देख सकते हैं, टॉक्सिक, जहरीला केमिकल है। हार्मफुल अगर एक्सक्लेमेटरी साइन है तो। हेल्थ हैजार्ड, ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। एनवायरमेंटल हैजार्ड, तो यानी कि इमेज से ही आप पता लगा सकते हैं कि उसका क्या वो है, हैजार्ड है। हैजार्ड कम्युनिकेशन का एक तरीका है ये। फिजिकल हैजार्ड्स में आप देख सकते हैं एक्सप्लोजिव, फ्लेमेबल, ऑक्सीडाइजिंग लिक्विड्स, कंप्रेस्ड गैसेस टू मेटल्स। और ऐसे ही हेल्थ हैजार्ड्स हैं और फिर एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं। यानी कि पर्पस ये है कि इमेज को देख के पता चल जाए। और फिर इसकी डिटेल है जो हमने अभी डिस्कस किया है। फ्लेम का मतलब वो फ्लेमेबल है, फ्लेम ओवर ए सर्कल उसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है, कुछ बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है तो एक्सप्लोजिव केमिकल है, गैस सिलेंडर है, कोरोजन वो पिक्चर से ही पता चल रहा है। हेल्थ हैजार्ड, ह्यूमन बॉडी डिस्प्ले की हुई है, अपर बॉडी। स्कल एंड क्रॉसबोन है तो वो टॉक्सिक केमिकल है। एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब वो इरिटेंट है, यानी कि वो हार्मफुल है एक तरीके से। हेल्थ हैजार्ड उसमें कुछ इन्वॉल्व है। एनवायरमेंट के लिए डेंजरस है, एनवायरमेंट के लिए वो सेंसिटिव है, तो वो फिश, पॉन्ड और ट्री का उसमें सिंबल दिखाया हुआ है। तो ये हमारे GHS के पिक्टोग्राम से कुछ एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो आप, जैसे इस इथेनॉल के अंदर 3 पिक्टोग्राम्स लगे हैं, यानी कि ये हम इमेज को देख के ही बता सकते हैं कि क्या है। फ्लेमेबल है, दूसरा कौन सा है? 3 सिंबल हैं इसमें। हेल्थ हैजार्ड है दूसरा। हेल्थ हैजार्ड है और दूसरा हार्मफुल है। यस, ठीक है, GHS लेबलिंग क्लियर हो गया। पिक्टोग्राम्स के बारे में है ये 29 इमेजेस, और इमेजेस को देख के ही पता लग जाता है। और बाकी बहुत सारी और डिटेल है, बट रेलेवेंट हमारे लिए जो है समझना, जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो पिक्टोग्राम्स हैं इसके। तो उसके बाद है हमारा NFPA 704 लेबलिंग। अगले 5 से 7 मिनट में हम सेशन को क्लोज कर देंगे और फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो ले लेंगे। NFPA 704 लेबलिंग जो है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है जिसने डेवलप किया था। हालांकि ये फायर के स्टैंडर्ड्स बनाते थे, लेकिन इन्होंने लेबलिंग ऑफ केमिकल्स को इस तरीके से बनाया कि उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। NFPA 704 का सबसे खास बात क्या है कि ये डायमंड शेप में 4 अलग अलग तरीके की डिटेल्स डालते हैं। वो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके का होता है। ऐसा एक लेबल होता है और उसमें कुछ अल्फाबेटिकली कुछ वर्ड्स होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं। अब रेड कलर्स क्या सिग्निफाई करता है कि उस केमिकल का फायर हैजार्ड कितना है, और फायर हैजार्ड का मतलब क्या है, उस केमिकल का फ्लैश पॉइंट कितना है। फ्लैश पॉइंट के लेवल्स इन्होंने डिफाइन कर दिए 0, 1, 2, 3 and 4 में। इवन जितने हैजार्ड्स हैं उनको 0, 1, 2, 3, 4 के अंदर उन्होंने उसको कैटेगराइज कर दिया। रेड कलर सिग्निफाई करता है फायर हैजार्ड को, येलो सिग्निफाई कर रहा है इनस्टेबिलिटी, यानी कि केमिकल की स्टेबिलिटी की वो बात कर रहा है कि एक्सट्रीमली वायलेंट है, डिटेरियोरेट हो सकता है एक्सपोजर आने पे, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर कितना वो रिएक्टिव है या वो बिल्कुल ही स्टेबल है। इस चीज को सिग्निफाई करेगा येलो कलर। व्हाइट कलर यानी कि कोई स्पेसिफिक उसके अंदर अगर हैजार्ड है तो वो डिटेल इसके अंदर आती है व्हाइट के अंदर। इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, 0, 1, 2, 3, 4 इसके अंदर नहीं आता है। इसमें फिर सिर्फ कुछ कोड्स आते हैं।